आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। और रांची में आयोजित जेएमएम केंद्रीय समिति की देर रात बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर सीएम ने कहा, पूर्व की बैठकों में दिशोम गुरुजी की उपस्थिति जेएमएम परिवार के लिए प्रेरणा रही। सीएम ने भावुक होते हुए कहा कि आज गुरुजी को सुन पाए, लेकिन उनका मार्गदर्शन संघर्ष के पथ पर हमेशा हमारा साथ देता रहेगा। प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और बिहार में अभी विजय वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और रांची में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, घाटशिला उपचुनाव के उम्मीदवार सोमेश सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की मौजूदगी रही। बैठक में हम लोगों ने घाटशिला चुनाव के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवार सोमेश सोरेन जी को नामांकित किया है और उनका नामांकन 17 तारीख को वहां पर घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष। अब किसी को भी दे, वहां से कुछ होने जाने को है। मुकाबला कैसे दोनों में देखते हैं? नहीं, मुकाबला नहीं है। घाटशिला के लोगों से हम लोग आशीर्वाद लेंगे बस। बिहार चुनाव को लेकर हम लोग गंभीर है। हमको लगता है देर रात तक फैसला हो जाएगा। बैठक में घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। माननीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश जी को ही टिकट मिलेगा और वो ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय रामदास सोरेन जी ने वहां की जनता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। वो बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं और वो क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और निश्चित रूप से वहां की जनता आदरणीय सोमेश जी को ही चुनेगी। ये मुकाबला जो मुझे लग रहा है कि जनता का आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद से हम लोग ये मुकाबला जीत जाएंगे। ये चीज आप जनता से पूछ ले, वो लोग जनता बेहतर बता पाएंगे कि कौन बाबूलाल सोरेन है और कैसे है। मीटिंग में मनाया गया। पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में आज जो चुनाव होने हैं 11 तारीख को घाटशिला में, उसके लिए हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार की घोषणा की और उम्मीदवार भी हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र श्री सोमेश सोरेन जी को बनाया गया है। और बहुत सोच समझकर हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया और पूरे विधानसभा की जनता, पूरे जिले के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भी यही राय थी और उस पर विचार करके आज उन्हें सिंबल उपलब्ध करा दिया गया है। और हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत हम भारी बहुमत से घाटशिला विधानसभा चुनाव जीतेंगे और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को और हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को घाटशिला की जनता एक वहां से सोमेश सोरेन जी को चुनाव जिताकर और एक सच्ची श्रद्धांजलि। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी घाटशिला में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव की कमान हेमंत सोरेन खुद संभालेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में झमुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन की वोटों के बड़े अंतर से जीत होगी। और बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपने नाम की घोषणा के बाद पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस भरोसे के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी की जीत पर दावा किया है। सीता सोरेन ने कहा कि इस बार चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा जा रहा है और परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस बार का समीकरण सबसे अलग है और हम पूरे फुल बहुमत से अब हम वहाँ जीतने वाले हैं
और जो भी आएगा हमारा कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। और जिस तरह का हम लोग एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं वो सबसे अलग नजारा है। बिल्कुल इस बार एक हटके होगा वहाँ का जो प्रदर्शन है। और इसको भी बाबूलाल जी तो पूरा तय है कि उनको टिकट मिलने ही वाली है। और जब तक नहीं मिलती है तब तक हम यही बोल रहे हैं कि जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वो जीतने वाले। इस बार का समीकरण सबसे अलग है और हम पूरे फुल बहुमत से और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। घाटशिला के गालूजी में भाजपा के ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दावा किया कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। अपना दल अधिकृत प्रत्याशी का घोषणा हो गया और आज गालूडी क्षेत्र में बूथ स्तरीय है। हर बूथ से 15-20 कार्यकर्ता को बुलाया गया था, जितना इधर 36 बूथ है। और वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया गया और जीत भी सुनिश्चित है भाजपा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये गठबंधन सरकार 6 साल की यहाँ का सबको ठग दिया, आदिवासी को भी ठग दिया। ना यहाँ का ज़मीन बचाने सका है, नया यहाँ आदिवासी का अस्तित्व खतरा पर है। पूरा प्रदेश में एक डेमोग्राफी बदल रहा है। कोई यहाँ पर रोजगार की बात नहीं है, ना विकास की है। सारा विकास की पहिया रुक चुका है। ना हॉस्पिटल का अच्छा व्यवस्था है, ना शिक्षा में स्कूल में शिक्षक है, ना रोड अच्छा बन रहा है, ना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हर चीज़ में विफल सरकार है। इसीलिए भाजपा का जीत। और राज्य सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति के तहत आज नगर निगम सभागार में उद्यमिता विकास पर 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है। बताते चले कि जिला प्रशासन और पलास JSLPSA के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न प्रखंडों से आए स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों ने भाग लिया है। और बोकारो का तिरंगा पार्क, जो कि सरकारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हाल ही में फहराए गए एक झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि वहां फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज 3 के बजाय 4 रंगों का दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिला खेल एवं पर्यटन अधिकारी हिमलता बन में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झंडे में कोई अतिरिक्त रंग मौसम या धूप छांव की वजह से दिखाई दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे और अगर झंडे में कोई गलती पाई गई तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। ऐसा है कि 4 कलर तो नहीं होना चाहिए। हो सके बारिश के कारण या तो धूप के कारण कहीं कलर में फेड होना या डिफरेंट होना, ऐसा कुछ है, या तो उसको देख लिया जाए कि क्या है। उसमें देख के ही हम लोग उस पर ये करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। 4 कलर तो कहीं नहीं है। सभी को मालूम है कि तिरंगा में 3 कलर होता है। इसको वस्तु स्थिति हम देख लेते हैं, किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। हरिबाग में राष्ट्रीय क्रेच योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को बच्चों की देखभाल में सुविधा प्रदान की गई। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है। जिला प्रशासन से मिलने, उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए दूर दराज क्षेत्र से लोग आते हैं। महिलाएं आती हैं, कई बार छोटे बच्चे को लेकर आती हैं। वो बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को कहीं रखना है, उसको खेलने के लिए समय देना है, तो वो एक काम करेगा। साथ ही साथ जो कर्मी यहाँ काम कर रही हैं, महिलाएं कर्मी, तो कई बार घर में उनका कोई नहीं रहता तो उनको भी बच्चे को लेकर आना होता है साथ में, छोटे बच्चे को। तो छोटा बच्चा जब अपना खेले और वो महिला अपना काम, ऑफिस का काम कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको सभी जगह होना चाहिए। भी काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि वर्क प्लेसेस पे कर रहे हैं और ये आगे और बेहतर रहे। हाँ, जो भी यहाँ पर जैसे यहाँ काम करने वाली जितने भी आई वो अपना दिन भर यहाँ काम करी, वो अपने बच्चे को छोड़ सकती हैं। जो यहाँ मिलने के लिए आई हैं उपायुक्त से, यहाँ कई बार दिन भर लोग मिलने के लिए आते हैं जनता दरबार में, वो अपना छोड़ सकती हैं। तो सभी के लिए जिला प्रशासन से मिलने, उपायुक्त या
और लोहरदगा में केंद्रीय अपर सचिव कमल किशोर सोनू की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने हर परिवार के पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और पीवीटीजी परिवारों को शामिल करने का निर्देश दिया है। लोहरदगा है वो आकांक्षी जिला की और यहाँ के आकांक्षी प्रखंड भी जो विकास से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, जिसके बारे में मैं अपने पूर्व के दौरों में भी उल्लेखित करता रहा हूँ। मैंने उन्हीं विषय पर जिला प्रशासन के साथ वार्ता की है, सारे अधिकारियों से मैंने वार्ता की है, जानकारी दी है और अच्छी बात है कि लोहरदगा जिला प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है और इस दिशा में और आगे अच्छा काम कैसे किया जाए इसके बारे में मैंने इनसे अनुभव किया है। साथ ही चूँकि मैं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मिशन डायरेक्टर भी हूँ, तो मैंने जिला प्रशासन से ये कहा है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत कोई भी ऐसा टोला या परिवार न छूटे जिसको पाइप से पानी की व्यवस्था न हो, और खासकर जो पीवीटीजी परिवार है उसमें से हर परिवार को आच्छादित करने की आवश्यकता है। हमने ये भी कहा है कि यदि कोई पीवीटीजी परिवार इस सुविधा से वंचित है तो उसका प्रस्ताव यदि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजती है तो हम उसको स्वीकृत करेंगे। सरायकेला की खबरों से सरायकेला खरसावा में अफीम की खेती रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कुचाई के एसएस हाई स्कूल में छात्रावास में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरायकेला के डीसी और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत भी शामिल हुए। क्षेत्र में हम लोगों ने कल्टीवेशन ड्राइव के लिए ताकि अफीम की खेती ना हो, इसलिए आयोजन किया गया। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जनसंवाद करना चाहते थे लोगों के साथ, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो परंपरागत जनप्रतिनिधि हैं उनको जागरूक करने के लिए, और साथ ही उनकी जो आवश्यकताएँ हैं कि अफीम की खेती नहीं करने के एवज में ऑल्टरनेटिव खेती में उनको क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे थे हम लोग। और हम लोग ससमय उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसके अलावा लॉन्ग टर्म में लंबे समय में लोग कैसे अपना जीविकार्पोर्जन और आय कैसे बढ़ा सकते हैं उस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आज हम लोगों ने जनता दरबार जैसा भी लगा दिया था कि जिनको जो अपनी शिकायतें हैं वो अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों के साथ, मान के मुद्दा गणों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई है। और आज की बैठक का उद्देश्य उनकी अवैध खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ जो उनकी समस्याएं अलग अलग विभाग से संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सभी विभाग का स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, पुलिस का भी एक स्टॉल लगाया गया है। तो प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, वन विभाग से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, उन समस्याओं का भी यहीं पे ऑन द स्पॉट निराकरण किया जा सके और उनको चिन्हित किया जा सके ताकि इस क्षेत्र में अफीम की खेती। गढ़वा जिले में 10वीं की छात्रा दिव्या कुमारी की मौत के बाद पूरे इलाके में गुस्से और शोक का माहौल है। प्रोजेक्ट हाई स्कूल और बड़गाड़ में शिक्षिका द्रौपदी मिंज द्वारा की गई कथित पिटाई के बाद छात्रा के हालात बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना ने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद ही शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका द्रौपदी मिंज का रंका परियोजना विद्यालय में स्थानांतरण कर दिया है। साथ ही महिला बीआईओ के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जिसने मंगलवार को विद्यालय पहुंचकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। 15 सितंबर को हमारे भतीजन के साथ में प्रोजेक्ट हाई स्कूल बड़गढ़ के प्रधानी अध्यापिका द्रौपदी मिंज के द्वारा मारपीट किया गया था। कारण कि जूता पहन के नहीं गई थी इसके लिए, और इसके बाद मारपीट के बाद जो है ना उसका स्थिति खराब होते गया। इसके बाद हम लोग डाल्टनगंज राजेश कुमार के पास दिखाए, वहाँ स्थिति को सुधार नहीं हुआ। एक छात्रा का बॉडी लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस द्वारा रिक्वेस्ट बना। उसके बाद हम लोगों ने एक मेडिकल टीम बनाई, मेडिकल बोर्ड गठित करके उसका पोस्टमार्टम हुआ। उस समय देख रेख में मैं भी था मौजूद वहाँ पर, और विधिवत नियमानुसार पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उसका रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट आते ही हम लोग जो जूता पहन के नहीं आई थी उसको उसने मारपीट किया था।
तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और कल रांची में जो है वो छात्रा का डेथ हो गई। ग्रामीणों ने जो है चक्का जाम और पूरे प्रखंड को ब्लॉक कर रखा था और उनकी डिमांड थी कि जो है वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनको सस्पेंड किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से हमने वहाँ की जो एचएम थी द्रौपदी मीन्स मैंने उनको प्रभार मुक्त करते हुए रंका परियोजना विद्यालय में जो है प्रतिनिधित्व किया और एक 4 मेंबर कमेटी की जांच टीम जो है गठित की गई और वो जांच टीम आज बड़गल जो है घटनास्थल पे आज जांच टीम गई है। और जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज रेलवे में एक नई शुरुआत की जा रही है जो यात्रियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार हमेशा से था, लेकिन कंबल को लेकर एक संशय रहता था, जिसे खत्म करने के लिए कंबल के कवर की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है तो इसे देश भर में फैलाया जाएगा। साथ ही साथ छोटे स्टेशन हैं, ऐसे स्टेशनों पर भी सुविधा बढ़े, खासकर प्लेटफॉर्म की हाइट, साइन बोर्ड, सूचना प्रणाली आदि पर ध्यान दिया जाएगा। ये सुविधाएं आज राजस्थान के 65 स्टेशनों को, जो कि करीब सभी मंडलों में मौजूद है, वहां की गई आने वाली समय में और भी विकास कार्य होंगे। साथियों, आज रेलवे में एक नई शुरुआत की गई है जो कि पैसेंजर्स के जीवन में बड़ा एक बदलाव लाने का प्रयास है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो भी काम हो उस काम में नागरिकों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को और लो इनकम परिवारों का पहले हम ध्यान रखें और उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ पाए, ऐसी व्यवस्था हमेशा करें, ऐसा प्रयास हमेशा करें। तो आज एक नया प्रयास शुरू हुआ है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। जैसा हम अपने घर में जब भी कंबल का यूज करते हैं तो हम हमेशा कंबल का ब्लैंकेट का एक कवर रखते हैं, तो ब्लैंकेट कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में आज पायलट बेसिस पे शुरू हुई है और बहुत ध्यान रखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो फिर उसको देश भर में आगे फैलाया जाए। और पटना पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए को अपार सफलता मिलने वाली है। एनडीए की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नजर नहीं आ रही है। चुनाव पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए का समर्थन कर रही है। बिहार की जनता के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है और एनडीए की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। चुनाव एनडीए के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में चुनाव लड़ रही है। योगी जी भी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं। सभी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो सब लोग जहाँ जहाँ पार्टी जरूरत महसूस कर रही है, जहाँ जहाँ जाना कार्यक्रम हो रहा है वहाँ शामिल है। एक सवाल है कि सर इंडिया अलायंस ने सीट बंटवारा नहीं किया, लेकिन अपना जो सिंबल है वो बांट रही है, क्या कहेंगे? अच्छा है, अगर उनका बंटवारा नहीं हुआ है तो स्वयं अपनी अपनी ताकत दिखा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, सीटों को बंटवारा भी हो गया, अधिकतम प्रत्याशी घोषित भी हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार पहुंचे हैं। वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दानापुर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा, एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेज हो, आगे बढ़ती रहे, यही कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जो कार्य पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है, वो गति इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार
का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और दानापुर में बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने कहा है कि यहां से चुनाव लड़ने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपने के लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। दानापुर के लोगों ने हमेशा हमारा और हमारी पार्टी का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि दानापुर के लोग फिर से हमारा समर्थन करेंगे और 2025 के चुनाव के लिए चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली को संबोधित करने पहुंच चुके हैं। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक बड़ा दायित्व सौंपा है हमारे ऊपर, यहां से चुनाव लड़ करके दानापुर की जनता हमेशा हमको साथ दी है, हमारे पार्टी को साथ दी है, हमारे नेतृत्व को साथ दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। लोकसभा में कई बार मैं चुनाव लड़ा हूं, हारा हूं, जीता हूं, मगर दानापुर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दी है, इस बार भी साथ देगी, मुझे पूरा भरोसा है। 2025 के चुनाव का ये चुनावी सभा प्रारंभ हो गया है और सबसे पहली दफा आ रहे हैं 2025 के चुनाव को, चुनावी सभा को एडजस्ट करने के लिए और बहुत उत्साह है लोगों में। मैं उनका स्वागत करने के लिए, लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, और बहुत उत्साह है लोगों में। उनकी मीटिंग से बहुत जोश आएगा, उत्साहवर्धन होगा और दानापुर की जनता पर बहुत पॉजिटिव असर होगा। और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा आयोजित भगौड़े अपराधियों का प्रत्यार्पण, चुनौतियों और रणनीतियों विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत सुरक्षित सीमाओं के साथ साथ कानून का शासन सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सम्मेलन में हम वैश्विक संचालन, सशक्त समन्वय और स्मार्ट कंटिन्यूटी को एक साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।